Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English proficiency tests at Edify Group of Companies. This is the second video in the series of why you should not use templates. मैंने पहले कुछ, I guess last Friday I made a video on how you should not use the template in your describe image question type, और उसका मैं थोड़ा सा पैटर्न समझाया था कि if you really want to do it on your own without templates तो आपने किस स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है और कैसे करना है. If you haven't watched that video, you can. This is about retail lecture. The same method is being applied to the retail lecture as well, कि वो भी क्रॉस चेक हो रहा है. ह्यूमन एग्जामिनर जो है वो उसको गो थ्रू करते हैं और उसके बाद फिर वो फाइनलाइज करते हैं कि आपको इसके अंदर कितने मार्क्स मिलने चाहिए. तो it's a combination of two markings, the AI marking and the human marking, and then you get the final score. So in that you need to take care of the pattern as well. If you want to not use the template, how you should do it. So let's get started. First thing that you need to understand, which is very crucial, is there are three factors: fluency, pronunciation, and content. Content is like the gatekeeper of this question type. If you will not score good in the content, you won't be able to score any marks in the other two as well. प्लीज़ कीप दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड कि अगर आपने कंटेंट में कुछ ऐसा वैसा बोला जो मर्जी अपने दिल से, अगर आपने एटलीस्ट उसको फ्लुएंटली बोला और आपने उसको स्पीड में बोला तो आपके मार्क्स आएंगे. ऐसा नहीं है. हो सकता है कि एआई थोड़ी बहुत मार्किंग कर दे, लेकिन जब ह्यूमन एग्जामिनर ने कंटेंट को क्रॉस चेक करना है, अब कंटेंट जो है लाइक इट्स अ पिलर ऑफ दैट क्वेश्चन, उसने देखा कि इसने तो सारा कुछ इररेलेवेंट बोला हुआ है. जो उसने ऑडियो में बोला था इसने उसको रिप्रोड्यूस नहीं किया, इसने उसके आइडियाज़ के बारे में बात नहीं की, इसने उसको समराइज़ नहीं किया. तो वो क्या करेगा कि आपको कंटेंट में ज़ीरो दे देगा. और जब कंटेंट में ज़ीरो आएगा तो दैट इज़ बीइंग एप्लीकेबल टू द अदर टू फैक्टर्स एज वेल. सो इंटायरली यू विल गेट ज़ीरो इन योर retail question type, which is very problematic. So you have to be aware of this fact. Now what you need to do with the content, उसके ऊपर बाद में आते हैं. पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं. देखिए, जैसे हमने डिस्क्राइब इमेज में एक स्ट्रक्चर देखा था कि इंट्रो होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, चाहे आप उसको जिस भी तरीके से बोल रहे हो. एज लॉन्ग एज देयर इज दिस स्ट्रक्चर यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद योर कंटेंट. बाद में उसको फिल करना इज अनदर थिंग, बट दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू फॉलो. सिमिलरली इन द केस ऑफ रीटेल लेक्चर देयर इज दिस सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न, सिर्फ दरमियान वाला पोर्शन जो है वो डिफरेंट है. यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद द मेन आइडिया. आपने हमेशा बताना है कि जो सेंट्रल थीम था, सेंट्रल आइडिया था, वो क्या था. फिर उसके बाद आपने उसके मेजर फीचर्स जो भी थे बाकी के जो से एसोसिएटेड हैं उस मेन आइडिया से, वो सारे हाईलाइट करवाने और एंड पे आपने कंक्लूसिव सारे मार्क्स देने कि तो ओवरऑल उसका जो उसकी फाइंडिंग थी, जो उसका सजेशन था, वो क्या था. अब इस केस के अंदर हम ओवरऑल में कंक्लूसिव में मतलब ये बता रहे होते हैं कि सजेशन क्या था. ये चीज़ याद रखनी है. मतलब रिटेल लेक्चर के अंदर मतलब कि इन कंक्लूजन द लेक्चर सजेस्टेड दैट या स्पीकर सजेस्टेड दैट, इस तरह की कोई लाइन आप बोल सकते हो, चूँकि हमने पूरी बात को एक क्रक्स के तौर पर उसको बताना है इन दी एंड. अच्छा, अब कंटेंट कैसे फिल आउट करना है, कितने कीवर्ड्स होने चाहिए. देखें, द मोर द बेटर. The more words that you can pick, the more lines that you can pick, the more sentences that you can pick in that lecture, the better it is. But while you are putting those into the answer, try not to put simple words into it. Try to make sentences out of those words. I have been telling this to people from quite a long time now कि please do not just write words. मतलब ऐसा मत करो कि the main idea of the lecture was about blue moon. It talked about how blue moon acts. It then talked about blue moon. It then furthermore said blue moon. But what people do is they pick a couple of keywords and then keep on repeating it in every blank of their template, which is like repetitive and irrelevant. Matlab, you can't have the complete summary of something with one keyword. It's not possible. So what instead you can do is you can note down multiple keywords, as many as you can, and then you can think of combining those into your answers. For example, there are two theories associated with the blue moon. One says this and the other says this. So what you can say is okay, the main idea of the lecture was about blue moon and the two theories associated it. The speaker first talked about the first theory, which was regarding this, which tells this, या फिर which states this. पहली theory बता दी. उसके बाद furthermore he talked about the second theory, and in the end he concluded that both of these theories are bit controversial and the reality still is ambiguous. For example, कुछ भी ऐसे करके. तो अब हुआ ऐसे ये कि जो भी उसका एक मेजर क्रक्स था हमने वो भी कवर कर दिया, जो दो थ्योरीज का कंपैरिजन था वो भी सॉर्ट ऑफ आ गया, दोनों का जिक्र भी हो गया और एंड पे हमने कंक्लूसिव रिमार्क्स भी दे दिए. हर रिटेल लेक्चर को करने का ये तरीका होता है. चैलेंज इस तरह से आता है कि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि एक रीटेल लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन टाइप है रीटेल लेक्चर का, उसमें आपके सामने वो एज इट इज़ पड़ा होगा. मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में कीवर्ड जो है वो बहुत आराम तरीके मतलब तरतीब से आ जाएंगे. कुछ में वो बहुत ज़्यादा सटल तरीके से दे देते हैं, कुछ में वो बहुत कह लो कि ईजी तरीके से देते हैं, और कुछ में एम्बिगुअस तरीके से देते हैं. बात
थोड़ा सा घुमा कर करते हैं, कॉन्टेक्चुअल तरीके से करते हैं और बाद में उसके ऊपर आते हैं, और कभी कभार टू द पॉइंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको जो कीवर्ड तो लिखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये इस चीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करना है कि मेन चीज़ के बारे में बात क्या हो रही है, वो आखिर बताना क्या चाह रहा है, वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। और अक्सर ये जो चीज़ होती है ना, ये एंड पर कंक्लूसिव रिमार्क से पता चलती है कि उसका स्टांस क्या और वो कहना क्या चाहता था, इस पूरी तमहीद का, इस पूरे टेक्स्ट का मकसद क्या था। सो दैट इज़ वट यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड इनटू दैट। ठीक है, उसके बाद अब आपका बोलने का तरीक़ेकार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, कंटेंट तो हमने अगर लेट्स से कीवर्ड के साथ हमने कवर कर लिया, अब पॉजेस और सेल्फ करेक्शन, दिस इज समथिंग विच किल्स your marks in your fluency. Don't do that. Oral fluency means that you are speaking. You can take like breaks, a little breaks in them. For example, the main idea of the lecture was about the theory related theories associated with the blue moon. The first was highlighted was this. The second one was that. Now, taking these small pauses is fine, but doing self-correction is not fine. The main idea of the lecture, the main idea of the lecture, this is something when you are reverting back and correcting yourself is not going to help you at all. Once you go back and recorrect, मतलब self-correct yourself and you go again, आपका फ्लुएंसी का जो नंबर है वो कट चुका है। जितनी दफ़ा आप ये करोगे उतनी दफ़ा आप अपना फ्लुएंसी का नंबर कटवाओगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपने फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस नहीं करना, बट मैं सिंपली आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ कि कंटेंट इज बीइंग द प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन दिस क्वेश्चन टाइप. Once you figure that out, what you need to do is quickly need to make connections between those keywords into your head, and while you are speaking just keep on associating those keywords in chains and lines and sentences without taking any pause, without self correcting yourself. अगर मिस्टेक हो भी गई है तो आगे चलते रहो, उस पर रुकने की ज़रूरत नहीं है. Just to make a point clear, how can you do that? The major question arises, how can I speak something which I've just noticed, उसको मैं कैसे फ़ौरन से बगैर किसी पॉज के कर दूं. अब I think the smartness come in taking the way in writing the way you are writing your, I mean the style of your note taking basically is what really matters. वहाँ पर पॉइंटर्स बनाकर उनको स्पेसिस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह हेडिंग्स के साथ अगर तुम उसको नोट डाउन करोगे सुनते हुए, तो होगा क्या कि यू हैव मेमोराइज दिस पैटर्न कि मुझे अगर इनिशियली स्टार्ट करना है तो मुझे पहले दो चीज़ों को जो है वो आपस में अटैच करना है, उसके बाद 2-3 वर्ड्स नीचे वाले को मैंने आपस में सीक्वेंस के साथ या कॉमर्स के साथ बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, ब्लू मून हैज़ दीज टू थ्योरीज, वन इज दिस एंड द अदर वन इज दिस. सो इफ रिटन द फर्स्ट थ्योरी, द सेकंड थ्योरी, द थर्ड थ्योरी, जो भी है सारा कुछ उसके कंक्लूसिव रिमार्क्स के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, उनको लिखने का तरीका आप कैसा होना चाहिए जो कि आपको उस पैटर्न के अंदर फॉलो करवा दे जो पैटर्न वो फॉलो करवाना चाह रहे हैं. दैट इज बीइंग इंट्रोडक्शन, द मेजर फैक्टर्स इन दैट इज बीइंग कवर्ड एंड योर कंक्लूसिव रिमार्क्स. सो दिस इज व्हाट you need to understand. At the end of the day, read a lecture is a kind of a question which is adding marks in two sections. It's adding into your listening and it is adding into your speaking. So it is relatively more important as compared to your describe image question type, because describe image is specifically for the speaking part. It's important, of course, मैं ये नहीं कह रहा ignore करो, but that is only for the speaking. This question, retail lecture, is going to give you a lot of help in your listening as well. So if you want to score higher in your listening and speaking, you have to take care of this question type, and it's important that you follow the pattern. Using a template, yeah, is it totally wrong? I wouldn't go to that strength, to that length and say okay, it's entirely wrong to not use it, because देखो template is basically will give you a sort of a मेथड ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट. जैसे मैंने अभी आपको एक पैटर्न बताया कि शुरू में होना चाहिए. टेम्पलेट बेसिकली यही करता है, लेकिन जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम टेम्पलेट के वर्ड्स को इतना ज़्यादा मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन जो उसमें जो अपने फिल आउट करना होता है उसको हम इग्नोर करते हैं, और हमें ये लगता है कि हमने जो याद किया हुआ है ना, जो हमें पक्की मिली हुई है इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमने अगर इसको याद किया हुआ है तो वी विल स्कोर मैक्सिमम, बीच में हम जो मर्जी फिल करते हैं. दैट इज़ नॉट द केस. वो जो उन्होंने आपको एक रोड मैप प्रोवाइड किया, दैट इज़ ओनली टू जस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर. जो दरमियान में आपने कीवर्ड्स पिक करने हैं, उनको पुट करना है, उनका सीक्वेंस सेट करना है, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू, एंड दैट यू कैन क्रैक विद अ lot of practice. So if you really wish to score higher in this, you have to do a lot of hard work in this question type. I hope this was helpful. If you want to know more about IELTS PT or any other language test, please feel free to reach out to Edify Group of Companies. We will be more than willing to help you in that. Thank you so much. I will see you in the next video. Allah Hafiz.